हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ब्लेंडेड टॉक्स। और आज का जो हमारा एपिसोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज हम किसी करियर पे या हमारे कोई गेस्ट ऐसे नहीं है जो करियर ओरिएंटेड हो या कोई फील्ड के बारे में बताए। आज का जो हमारा एपिसोड है और जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट रिलीजन। इट्स अबाउट द सब टॉपिक्स ऑफ रिलीजन लाइक एस्ट्रोलॉजी एंड व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड ऑल। एंड आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक धर्म गुरु हैं। उनका नाम पंडित प्रभु वत्स जी है। उनका खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है पवित्रम भारत के नाम से। एंड वो ध्यान, योग साधना, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, इन सब के बारे में विशेष ज्ञान रखते हैं। तो आज का जो हमारा एपिसोड है, हमने उनसे इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करी है। लाइक व्हाट इज़ ध्यान, योग साधना, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, और हमारे रिलीजन में थोड़ा सा जो पैरानॉर्मल स्टफ है अबाउट एंटिटीज एंड ऑल, वो एक्चुअल में कैसी होती हैं कंपेयर टू द रियल लाइफ। और ये एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है। बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से बिफोर जंपिंग ऑन टू द एपिसोड कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसा मीडियम होता है जिसको आपको सिर्फ देखना नहीं, आप ऑडियो से सुन के भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं या ड्राइव कर रहे हैं तो आप हमारी पॉडकास्ट लगाकर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आई प्रॉमिस कि इस एपिसोड से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा अबाउट ज्योतिष शास्त्र की रियलिटी में वो हमारी रियल लाइफ को कितना इम्पैक्ट करता है। तो एंड एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। एंड जो हमारा इनिशिएटिव है इसको ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द एपिसोड। थैंक यू। कि यूट्यूब पे और हर जगह ना लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। ग्रहों का क्या वो है, जो ये ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो ये जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, तो ये लोगों की लाइफ में, रियल लाइफ में क्या सही में इम्पैक्ट डालती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष और जो भी हमारे प्राचीन विज्ञान है, चाहे वो कोई भी हो, आयुर्वेद हो, आयुर्वेद भी अब लोग कह रहे हैं आयुर्वेद उतना रिलेवेंट नहीं रह गया, उतना कारगर नहीं है। तो बात यहाँ ये नहीं कि आयुर्वेद कारगर है या नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जो आयुर्वेद में जो चीजें लिखी हैं वो उतनी काम क्यों नहीं कर पा रही। एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं तंत्र साधना के बारे में, या जैसे भैरव साधना आपने सीखी। उसी से जुड़ी एक चीज़ होती है कि जो मैंने देखा है कि आजकल बहुत ना पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात होती है, भूत प्रेत बेताल। हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार क्या भूत पिशाच या जो भी इनके प्रकार होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, और क्या ये यही वही इम्पैक्ट डालते हैं? कि जिन जगहों पर मैंने जब एकांत साधनाएं की हैं तो वहाँ ये जरूर है कि हाँ, ये पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई और भी सत्ता है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब उसका स्वरूप क्या है? मेरा मतलब बचपन से एक जिज्ञासा रही है, शुरुआत से मैं सोचता रहा हूँ कि कभी कभी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये दोष चल रहा है, या मेरे ऊपर, जैसे हमने देखा कुंडली में एक आध दोष के नाम मुझे जैसे बोलते हैं काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष चल रहे हैं। इसकी वजह से लोग कहते हैं कि लोगों के माइंड भी कई बार इफेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा गुस्सैल हो गया, ज्यादा डल रहने। अभी जैसे हमने ज्योतिष और आयुर्वेद को आपसे जोड़कर समझाया, आयुर्वेद भी कहता है कि आपका स्वभाव, आपके कर्म, आपके करने का तरीका, ये आयुर्वेद पे भी डिपेंड करता है। आयुर्वेद स्वयं ये कहता है कि जो वो कहता है कि वात, पित्त और कफ, ये तीन दोषों से प्रभावित व्यक्ति होता है, तो वो स्वयं इसमें निर्धारित भी करता है कि आप अगर इस दोष से प्रभावित हैं तो आप किस तरीके का आपका नेचर हो जाएगा। यदि आपका पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त प्रधान आप हैं, तो आप क्रोध अपने आप ज्यादा आएगा। स्वागत है आपका पंडित जी हमारे पॉडकास्ट में। बहुत अच्छा लगा कि आज आपने हमें समय दिया। तो कैसा लग रहा है आज आपको आके हमारे सेट पे, स्टूडियो में? बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। और हम तो चाहते हैं कि युवा इस तरीके की चीज़ों में आगे बढ़ें। बिल्कुल। जिस तरीके के आजकल चीज़ें यूट्यूब पे आ रही हैं, युवाओं के द्वारा जी। डाली जा रही हैं, उनको देख करके तो लगता है कि भाई अगर इसी राह पे चलता रहा युवा तो काफ़ी आगे दिक्कतें समाज को जी। और खुद उसको भी उठानी पड़ेगी। तो यदि आप लोग इस तरीके की चीज़ों पे ला रहे हैं, चीज़ों को ला रहे हैं, तो अच्छी बात है कि युवा इस विषय पे सोच रहा है, इस पे कार्य कर रहा है, तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। हम तो चाहेंगे भाई, हम तो युवाओं पर काम करते भी हैं इस चीज़ को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपने युवाओं की बात करी,
और आपने कहा देश में ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो आज आजकल हम देख रहे हैं, मतलब मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि यूट्यूब पे और हर जगह ना लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं धीरे धीरे। और हर दिन देखते हैं कि हमारे घर में चाहे हमारी मम्मियाँ हो कोई हो, वो खोल के बैठ जाती है कि आज का ग्रहों का क्या वो है, जो ज्योतिष शास्त्र क्या है। तो ये जो चीज़ें आजकल हो रही हैं, तो ये लोगों की लाइफ में, रियल लाइफ में क्या सही में इम्पैक्ट डालती हैं? क्या ग्रह उतना इम्पैक्ट डालते हैं या फिर क्या हाँ, होता देखो, ये अक्सर लोगों के बीच में ये इस चीज़ को लेकर के एक सवाल रहता है कि क्या एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन पर उतना प्रभाव डालती है? क्या ज्योतिष की जो गणनाएं हैं, ज्योतिष का जो फलित है, ज्योतिष की जो उपचार हैं, वो लोगों की लाइफ में उतने प्रभावी हैं जितने बताए जा रहे हैं? तो देखिए, निसंदेह ज्योतिष एक बहुत पुरातन विज्ञान है, और यदि ये इतना, इसमें अगर इसके अंदर इतनी क्षमता न होती और ये एकमात्र एक अंधविश्वास होता, तो मेरा अपना मानना यह है कि इतने लंबे समय तक इसको चलाना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल। जैसे आप देखिए कि कुरीतियां आती हैं, लेकिन वो कुछ सालों में या कुछ वर्षों में, कुछ शताब्दियों में वो बदल जाती है। उनका कोई ना कोई विरोध स्वर उठता है और चीजें हो जाती हैं। तो चूंकि ज्योतिष पर ये प्राचीन विद्या है और इस पर आज तक शोध हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं वो शोध सफल हो रहे हैं, और ये पाया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे शास्त्रों में ये ज्योतिष में ज्योतिषियों की ग्रहों का ही जी विज्ञान है। जी। तो अब जैसे हमारे यहाँ शनि को ले लीजिए, तो शनि में वो, जैसे आज शनिवार है, तो शनि ग्रह को आप लीजिए, तो शनि ग्रह के लिए जो हमारे यहाँ पे है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तुंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। तो नीलांजन, नीली आभा वाला बताया गया उसको जी। और आप अगर विज्ञान की जो फोटो देखें, जो फोटो सैटेलाइट ने और इन लोगों चीजों ने हमें उपलब्ध कराई, उसमें भी शनि एक नीली आभा वाला ग्रह दिखाई देता है। ऐसी मंगल के लिए जब वहां पर पहुंचा नासा, तो उसने जो पहला शब्द बोला, उसने रेड प्लेनेट बोला। हमारे यहाँ भी मंगल ग्रह को रक्ताभ कहा गया है। रक्त, उसका जो रक्त, हमारे यहाँ लाल रंग को भी कहते हैं, खून को भी कहते हैं और लाल रंग को भी कहते हैं। तो इसका मतलब वो जो उस समय चीजें रिसर्च की गई थी या जो चीजें खोजी गई थी, वो कोई कपोल काल्पनिक चीजें नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वहां रेड प्लेनेट बोल रहे हैं और वो सचमुच में वो ग्रह लाल दिख रहा है, बिल्कुल, और हमने भी उसको लाल कह रखा है, लोहितांगाए जी, ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो सत्यता के बहुत करीब है। बिल्कुल। एक लंबे समय तक यदि आपको सच चीज को भी मिथ्या कहा जाए, तो धीरे धीरे वो मिथ्या लगने लगती है। जी जी। और दूसरी एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि ज्ञान एक श्रृंखला होती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर इसमें से 5 मिनट रिकॉर्ड हो, फिर 5 मिनट का ना हो, फिर 5 मिनट का रिकॉर्ड हो जाए, फिर ना हो, अब उसको कोई देखे तो उसको समझना बड़ा कठिन हो जाएगा। वो शायद वो सोचे कि सही नहीं बोला इन्होंने या कुछ गलत कह दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि वो जो रिकॉर्ड हो रहा है वो उसकी श्रृंखला टूट गई। ऐसे हमारे ज्ञान की जो श्रृंखला थी वो खंडित हो गई। एक लंबे समय तक आक्रांताओं की वजह से, मुस्लिम जो हमारे ऊपर आक्रमण हुए उनकी वजह से, और अंग्रेजों के जो एक समय तक हमने गुलामी झेली उसकी वजह से हमारे ज्ञान को बहुत तोड़ मरोड़ करके और लुप्त कर दिया गया। बहुत सारे ग्रंथों को लोग उठा ले गए। तो अब मान लीजिए हमने कुछ ग्रंथ 3 पार्ट में लिखे, या हमने कुछ 1000 श्लोकों में कोई बात लिखी, अब वो उसमें कि 200 श्लोक मिल रहे हैं, 400 गायब हो गए तो अब आप कहेंगे नहीं नहीं ये सब झूठे हैं, या इनका देखिए बिल्कुल वो नहीं मिल रहा। तो वहां पर शोध की आवश्यकता है, न कि उसको नकारने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिष और जो भी हमारे प्राचीन विज्ञान है, चाहे वो कोई भी हो, आयुर्वेद हो, आयुर्वेद भी, अब लोग कह रहे हैं आयुर्वेद उतना रिलेवेंट नहीं रह गया, उतना कारगर नहीं है। तो बात यहाँ ये नहीं कि आयुर्वेद कारगर है या नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि जो आयुर्वेद में जो चीजें लिखी हैं वो उतनी काम क्यों नहीं कर पा रही जी। तो इस पर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। अभी हम आपसे
लेकिन पहले जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं दे दूं कि जो ज्योतिष है वह मूलतः ग्रहों पर, नक्षत्रों पर, इन पर आधारित है। और मुझे लगता है अब साइंस भी इस चीज को हर तरह से स्वीकार कर रहा है कि ग्रह और नक्षत्रों का इस पृथ्वी पर असर है, प्रभाव पड़ता है। अन्यथा शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। सूर्य भी एक ग्रह है, अगर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर तो फिर सूर्य को हटा दिया जाए मेरे ख्याल से तो भी हमें वैसे ही लगना चाहिए। बिल्कुल। चंद्रमा एक उपग्रह है, उसका अगर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कैसे समुद्र में ज्वार भाटा आ जाता है, कैसे पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो उन पर देखा गया है कि उन पे असर आता है उस दिन। क्यों मेडिकल जो कॉलेजेस है इस तरीके की जो मेंटल चीजें देख रहे हैं, जो मेंटल कॉलेजेस हैं या मेंटल हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर क्यों स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों पर। यहाँ तक कि मैंने तो कई खुद मेरे पास इस तरीके के लोग आते हैं जो मुझसे हीलिंग और ज्योतिष सलाह लेने आते हैं, तो मैंने ये चीज महसूस की है, पूछी है लोगों से, तो मेरे अनुभव की है कि मेरे एकदम जानकारी की ये बातें हैं कि जो लोग जिनके बच्चे या जो लोग मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो लोग कहते हैं कि ऐसे तो नहीं, लेकिन हाँ पूर्णिमा के आसपास इसको दौरे आने लगते हैं या अमावस्या के आसपास इसका जो है ये कभी कभी इसको दौरा आ जाता है, गिर जाता है ये बच्चा। तो ऐसे कई हमारे पास लोग आते हैं जो जिनका ज्योतिष उपचार किया जा रहा है और जिनको मैं ज्योतिष सलाह देता हूँ और हीलिंग के द्वारा उनकी चीज़ों को क्योर करने की कोशिश करता हूँ। तो निसंदेह कि ज्योतिष जो है वो एक प्राचीन विज्ञान है, इसमें शोध की आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि वही जो मैंने कहा आपसे कि श्रृंखलाएं टूट गई हैं ज्ञान की, गुरु समाप्त हो रहे हैं, आपकी संस्थाएं नष्ट कर दी गई, जो गुरुकुल थे उनको तोड़ दिया गया और ज्ञान को जला दिया गया। नालंदा और इस तरीके की जो तक्षशिला ये सब विद्यालय जो थे यहाँ पर ज्ञान को काफी मात्रा में नष्ट कर दिया गया। तो इसलिए हाँ उतनी श्रृंखलाबद्ध या उतनी जो एक आप जैसे टेक्स्ट बुक पे पढ़ते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप पढ़ाई, वो चीजें ब्रेक हो चुकी है, तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है सत्यता है इसमें, नो डाउट, किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं है न कि इस पे कोई हम सोचें या इस पे कोई ये सोचे कि नहीं ये मनगढ़ंत तरीके से चीजों को किया गया। और इस पे एक मैं बहुत अच्छा तर्क मैं देता हूं लोगों को। भारत देश में कुछ ऐसे शासक भी आए हैं, कुछ ऐसे सम्राट आए हैं जो जिन्हें आप चक्रवर्ती कहते हैं, जिन्होंने एक लंबे समय तक राज किया और एक भारत की एक विशाल क्षेत्रफल पर जिनका शासन रहा, और वो बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक सोच के लोग थे, और जिनमें कई ऐसे नाम हैं, जैसे आप विक्रमादित्य को ले सकते हैं जिन्होंने अपनी संवत तक डाली, यानी कि प्रभावशाली थे और उनकी लोक मान्यताएं थी। तो अगर ऐसे शासकों को भारत ने देखा है, राजा भोज जिन्होंने स्वयं कई शास्त्र लिखे, विक्रमादित्य जिन्होंने उस समय जो है कि भारतीय जो ज्ञान को था उसको बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया, सम्राट अशोक बौद्ध से प्रभावित थे और बौद्ध धर्म से और बुद्ध से प्रभावित थे। बुद्ध जो है एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हुए हैं, विश्व उनकी में पूरी मान्यता है उनकी। तो यदि ये ज्योतिष कुछ गलत रहा होता तो मुझे लगता है ये शासक इतने प्रभावी थे, इतने सशक्त थे और इतने खुद स्वयं में इतने बुद्धिजीवी और चीज़ों को समझने वाले थे कि उन्होंने शायद इसको काफ़ी पहले ही इसको रोक लगा दी होती या इसको हटा दिया होता जी। तो ऐसा नहीं हुआ। और तो मुझे अपने विचारों में ये लगता है, ये मुझे एक तर्क ऐसा लगता है जिससे माना जा सकता है कि ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है और इस पर किसी तरीके की संशय या किसी तरीके की बहस की आवश्यकता नहीं है। हाँ आवश्यकता है तो उसके ऊपर शोध करने की, उस पर एक क्रमिक विकास के तहत उस पर एक जानकारी रखने की, इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपने जो भी बातें हमें बताई उसमें से मैंने हर चीज़ पे गौर करा, आपने हर एक बात बताई। मैं बस एक सवाल मेरा था, जैसे आपने बताया कि ज्योतिष भाई प्राचीन एक वो है, लोग उसको पहले से मानते आ रहे हैं, ऐसे ही आयुर्वेद का भी जिक्र आपने किया, जहाँ पे आपने कहा कि आयुर्वेद बहुत पहले से भाई प्राचीन हमारी एक स्टडी में आता है। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कि सर दर्द हुआ तो क्रोसिन खा लो, पेट दर्द हुआ तो पैरासीटामॉल ले लो, बुखार हुआ तो पैरासीटामॉल ले लो। तो ये चीज़ कभी कभी हमें लगती, तो क्या आयुर्वेद में, जैसे मैंने जो अपने मतलब घर पे पहले सुना है, तो उसमें ये कहा जाता था कि अगर होता है कि अगर तुम्हें दर्द दबाना है
तो तुम एलोपैथी वाली दवाई ले लो, लेकिन अगर तुम्हें जड़ से कोई चीज हटानी है तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेकिन आज के जमाने में लोग शायद उसको भूलते जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, मेन बात वही आती है इस पर, जो मैंने कहा ना कि अपने ज्ञान पर हमें एक वैज्ञानिक शोध की आवश्यकता है। जी। आयुर्वेद पर भी अभी उतने उस स्तर पर शोध नहीं हुए। यद्यपि कुछ लोग जो अभी आए, उन्होंने, जैसे रामदेव जी हैं जी। इन लोगों के आने के बाद आयुर्वेद प्रचलित तो हुआ, लेकिन अभी भी उस स्तर पर इस पर जो एक सरकारी प्रयास होना चाहिए। यद्यपि आयुष मंत्रालय ने इसको काफी वो किया और कई जगह आयुर्वेद चिकित्सालय सब चीजों की स्थापना हुई, लेकिन उसके बावजूद जो इन पर जो जिस तरीके से एक साइंटिफिकली जो एक इसकी विवेचना होनी चाहिए थी, इन पर जो रिसर्च वर्क होना चाहिए था, वो अभी भी उसकी आवश्यकता है और वो उतना पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं। और इस पर एक चीज और ध्यान देने की है कि आयुर्वेद जो है, ये बात आप बहुत ध्यान से इसको लीजिए, और मैं चाहूंगा कि इस पर आप चाहें तो एक छोटा शॉर्ट या रील इसको निकाल कर आप इसको डालें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आयुर्वेद उतना ज्यादा क्यों नहीं प्रभावी है। जी जी। लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। देखिए, आयुर्वेद में ज्ञान का लोप बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। आज भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता है, वो अपने मूल स्वरूप में लगभग प्राप्त है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ वेद भी, अथर्व वेद जो है वो पूरा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और गरुड़ पुराण में भी आयुर्वेद का काफी अच्छा जिक्र है और काफी उसमें चीजें बताई गई है। और बाकी जो जैसे भाव प्रकाश श्रीघंटु है और इस तरीके की जो है अष्टांग हृदयम है, और जो पतंजलि के द्वारा जो योग वाला चीज है वो भी आयुर्वेद का ही एक अंग है। तो अगर हम उन ग्रंथों की बात करें तो वो आज भी एकदम सटीक जानकारी उनकी प्राप्त है और वो प्रभावी भी है। लेकिन आयुर्वेद के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लोग मिस कर रहे हैं, जो चीज नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये है कि आयुर्वेद किसी फैक्ट्री में पैदा होने वाली चीज पर आधारित नहीं है। बिल्कुल। आयुर्वेद जो है, जैसा आयुर्वेद का प्रथम सूत्र है कि आहार ही औषधि है, आहारस्य औषधम। तो आयुर्वेद जो है वो हमारे आसपास जो चीजें उपलब्ध हैं, जो जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं, वो सब इसी धरा, इसी प्रकृति, इसी एटमॉस्फेयर में पैदा हो रही है। तो जब हमने एटमॉस्फेयर ही चेंज कर दिया, अब कोई जड़ी बूटी अगर मान लीजिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी पूरी प्रभाव के साथ अपनी जो है अपने लाती थी, अपने अंदर गुण पैदा करती थी, अगर हमने वहां पर टेम्परेचर 30 से बढ़ाकर 40 पहुंचा दिया तो वो शायद या तो वो नष्ट हो जाएगी या उतनी प्रभावी रूप से उसके अंदर वो गुण नहीं आएंगे। इसी प्रकार जो हमारी धरती है, इसमें हमने केमिकल, पेस्टिसाइड, सारी चीजें डालते डालते उसको इस तरीके का जहरीला कर दिया, यहाँ तक कि जो आप अनाज उगाते हैं वही समस्या हो रही है। अब वो बिना खाद, बिना यूरिया इनके प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। तो अगर हम उस पर बात करें तो फिर वो भी चीज सोचनी होगी ना कि ये जो औषधियां हैं, अश्वगंधा और आपका जो एलोवेरा या जो भी आप कहते हैं, ये सारी इसी धरती पर उगती हैं। ये पेड़ इसी धरती पर हैं जहां से आप अमलतास ले रहे हो, अडूसा ले रहे हो, जो भी ले रहे हो आप, तो ये उसी एटमॉस्फेयर को झेल रहे हैं जो हमने बर्बाद कर दिया। तो जब हम इनको सही खुराक नहीं दे पाएंगे, सही माहौल नहीं दे पाएंगे, सही तरीके से विकसित नहीं होंगे, सही तरीके से डेवलप नहीं होंगे, तो उनमें वो सही चीज डेवलप कहाँ से होगी? वो एग्जैक्ट औषधि गुण उनमें आएगा कहाँ से? जो हल्दी का अपना औषधि गुण था वो कैसे आएगा जब हमारी जमीन में बहुत सारे केमिकल पड़े हुए हैं? तो जब वो गुण नहीं आएंगे तो साधारण सी बात है कि हल्दी के वो गुण अब नहीं रह गए जो पहले थे। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं, अक्सर अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि अब भोजन में वो बात नहीं रह गई, गेहूं चावल में वो उतनी ताकत नहीं रह गई, फलों में वो चीजें नहीं रह गई, टमाटर जहरीला हो गया, सेब जहरीले हो गए, अनार उतना फायदेमंद नहीं रह गया, एक अनार 100 बीमार कहलाता था, अब उस अनार को लोग खा रहे, कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है। तो बेसिकली ये तो एक मैं तो ये कहूंगा एक साजिश के तहत इन सब चीजों को नष्ट किया जा रहा है और इस पर कोई सोचने वाला नहीं है। अगर इन पर विचार नहीं किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि भाई वो सचमुच में असरकारक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि जहां से उनमें असर आता है जब आपने वही नष्ट कर दिया। बिल्कुल। जहां से पानी आ रहा था, आप उस जगह उस स्रोत में अगर कुछ वहां पे ऐसा कुछ कर दें, वहां पे कोई ऐसा विष डाल दे, कुछ डाल दे, तो पानी तो जहरीला हो ही जाएगा। बिल्कुल। या उसमें उतना असर नहीं रह जाएगा। तो वही चीज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद अपनी तरफ पूर्ण असरकारक है, लेकिन
वो जब उसी माहौल में उसी तरीके से जड़ी बूटियां पैदा की जाए, उनको उसी तरीके से लाया जाए। हमारे यहाँ तो मैंने तो जब अध्ययन किया तो मैं तो बड़ा इसको लेकर के आश्चर्यचकित हुआ कि आयुर्वेद केवल आयुर्वेद ही नहीं है, उसमें ज्योतिष की भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी औषधियों का उल्लेख है कि उनको किस तिथि पर उसको लिया जाए, किन नक्षत्रों में वो ज्यादा प्रभावशाली है, अगर उनको तोड़ा जाए, उनको उस समय उनको तैयार किया जाए। ठीक है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें, जैसे कुश है, कुशोत्थान एकादशी है, उसी दिन उसको शव को निकालते हैं हमारे यहाँ। और आंवलिकी एकादशी है, आंवले के नीचे उस दिन भोजन, आंवला नवमी कहलाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे तिथियों और नक्षत्रों के अनुसार हम उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली होती है। और कुछ तिथियों में उल्लेख है कि नहीं, उनका प्रभाव, उनको नहीं छूना है, उनको नहीं तोड़ना है, इस तिथि पर इसको, तुलसी को एकादशी के दिन नहीं तोड़ना है, रविवार को नहीं तोड़ना है, ऐसे हमारे यहाँ उल्लेख है। तो कोई ना कोई कारण होगा उनके पीछे। तो इतनी जहां पे चीजें हैं वो बहुत मुश्किल से चीजें निर्धारित होंगी। आप उनको इस तरीके से नहीं सोच सकते कि आसानी से वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो हर चीज का आपने इम्पैक्ट बताया। मैं जब से हमारी ये कन्वर्सेशन शुरू हुई है, मैंने एक चीज का बहुत बार नाम सुना है, वो है ग्रह। ठीक है, और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का कितनी महत्वता है वो हम सबको पता है। तो मेरा मतलब बचपन से एक जिज्ञासा रही है, शुरुआत से मैं सोचता रहा हूँ कि कभी कभी हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर ये दोष चल रहा है, या मेरे ऊपर, जैसे हमने देखा कुंडली में एक आध दोष के नाम हो जाए, जैसे बोलते हैं काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष चल रहे हैं। उसकी वजह से लोग कहते हैं कि लोगों के माइंड भी कई बार इफेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा गुस्सैल हो गया, ज्यादा डल रहने लगा। तो और हमें ये बताया गया है कि जो हमारी किस्मत होती है, कहते हैं कि जो तुम कर्म करोगे वही तुम्हें फल मिलेगा। तो क्या आगे जाके, जैसे हम कहते हैं कि भाई हमने कितने पाप किए होंगे जो शायद हम ये भुगत रहे हैं, कितने पुण्य किए होंगे जो हम राजा बन गए, ऐसा बोला जाता है। तो क्या ये जो ग्रह होते हैं या जो नक्षत्र होते हैं हमारे, ये और जो हम कर्म करते हैं, उनमें क्या कोई लिंक होता है कि अगर मान लीजिए ये ग्रह हमारा खराब चल रहा है तो हमसे जो हम छुएंगे उस समय मिट्टी हो जाएगी, या ये ग्रह हमारा अच्छा है तो हम जो छुएंगे इस समय सोना हो जाएगा? क्या ऐसी कोई चीज होती है? दोनों में कोई ऐसा रिलेशन है? देखो, अगर इसको हम इस तरीके से पूछ लें कि क्या कुछ रिलेशन है, तो बिल्कुल है। लेकिन क्या यही प्रभावी है, तो इस पर फिर मैं वही कहूंगा कि ये एक शोध का विषय होना चाहिए कि क्या सारा कर्म हम किसी प्रभाव में कर रहे हैं। ये थोड़ा मुझे इस पर अभी मुझे विचार करने की आवश्यकता लगती है। मैं अपनी साधना में इस पर विचार करता हूँ, लेकिन जहां तक मैंने अपनी जो साधनाएं उन पर विचार कर लिया है, मैं उस पर बात कर पाऊंगा। तो ईमानदारी से जो मैं अगर बात कहूं तो ये प्रभावी होते हैं, और हमारे कर्म जो है वो ग्रह नक्षत्रों के अनुसार निर्धारित होते हैं, और केवल ये ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ही निर्धारित नहीं होते। अभी जैसे हमने ज्योतिष और आयुर्वेद को आपसे जोड़कर समझाया, आयुर्वेद भी कहता है कि आपका स्वभाव, आपके कर्म, आपके करने का तरीका, ये आयुर्वेद पे भी डिपेंड करता है। केवल ग्रह नक्षत्रों पे की बात छोड़ दीजिए, ग्रह नक्षत्र तो चलिए एक बड़ी अलग चीजें हैं, लेकिन आयुर्वेद स्वयं ये कहता है कि जो वो कहता है कि वात, पित्त और कफ, ये 3 दोषों से प्रभावित व्यक्ति होता है, तो वो स्वयं इसमें निर्धारित भी करता है कि आप अगर इस दोष से प्रभावित हैं तो आप किस तरीके का आपका नेचर हो जाएगा। यदि आपका पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है, पित्त प्रधान आप हैं, तो आप क्रोध अपने आप ज्यादा आएगा। अगर आपका कफ बढ़ा हुआ है, जैसे हमारे मित्र बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका कफ बढ़ा हुआ है, तो ये इनके अंदर आलस्य होगा, है कि नहीं भाई? ऐसा लगता है। तो ये चीज है कि जब कफ बढ़ेगा तो आपके अंदर आलस्य। अच्छा, जो कफ प्रधान लोग हैं उनकी नींद अच्छी होती है, वो ज्यादा सोते हैं, वो अच्छा से गहरा सोते हैं। जो पित्त प्रधान है उनकी नींद कम होती है उससे। जो वात प्रधान है उनकी नींद बहुत ही छोटी होती है और जल्दी टूट जाने वाली होती है। तो अब देखिए, यहाँ पे दोष के आधार पर आपका स्वभाव बदल गया। बिल्कुल। यदि आप पित्त प्रधान है तो आपको जल्दी क्रोध आ जाएगा। अक्सर ऐसे लोग आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट टेम्पर्स होते हैं, इनके पित्त प्रधान लोग होते हैं ज्यादातर। अच्छा, हाँ। और आयुर्वेद तो ये कहता है, अब बाकी बहुत बड़ा मैंने इस पर शोध तो नहीं किया, लेकिन कि मैं भाई ऐसा तो नहीं कि नहीं मैंने थानों में संपर्क किया हुआ है और ऐसा कोई केस आता है तो मैं वहां जाके उसको चेक कर लेता हूँ इसका क्या प्रधान है क्या नहीं। लेकिन होना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे कई जगहों, कई राष्ट्रों में इस तरीके की व्यवस्था है कि अपराधों को भी
उससे जोड़ के देखा जाता है और उन पर शोध होता है कि क्या मनोविज्ञान भी कहीं कुछ है। मैंने तो ऐसे देखी। हाँ, तो ऐसा है ना जगहों पे, तो हम भी अपनी चीजों को देख सकते हैं। अगर हमको हाँ, हमारी सरकारें अगर हमारे विद्या को, हमारे विज्ञान को समझने का प्रयास करें तो वो कर सकती हैं ऐसा कि भाई जो अपराध हो रहे हैं, जो जो ऐसे बच्चे जो अच्छा कर रहे हैं, जो ऐसे बच्चे जो डल हैं क्लासेस में, विश्वविद्यालयों में, सेमिनारों में जो कुशल वक्ता हैं, इन पर शोध हो जाए, इनको चेक किया जाए और उसके आधार पर क्राइटेरिया वाइज इनको निर्धारित किया जाए कि हाँ सच में ये जो लिखा है सही है कि गलत है। अगर जो जहां तक मेरा अपना सोचना है वो ये है कि जो पितृ प्रधान लोग हैं ये वही लोग हैं जो रोड पर जरा सी गाड़ी आपके बगल से अगर खरोच लग गई तो निकल के आपसे और कॉलर पकड़ लेते हैं। कुछ हैं जो शांत रहते हैं, जैसे वात के लोग अक्सर थोड़ा शांत प्रवृत्ति के होते हैं, कफ वाले भी शांत प्रवृत्ति के होते हैं। तो यहाँ तो आयुर्वेद तक ये बात निर्धारित कर रहा है। तो ज्योतिष भी उसी तरीके का एक व्यवस्था है। वो भी कहता है कि अगर ये ग्रह आपका प्रधान है तो आप ज्यादा, मंगल आपका प्रभाव है तो ज्यादा आप क्रोधी होंगे। आपका सूर्य अगर ज्यादा है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा होगी। अगर चंद्रमा क्षीण है तो आप मानसिक रूप से थोड़ा ज्यादा इमोशनल वो होंगे और जल्दी प्रभावित हो जाया करेंगे, जल्दी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। और उनके अगर उपचार किए जाते हैं तो लाभ भी मिलता है। जैसे आयुर्वेद है, अगर कोई शॉर्ट टेम्पर व्यक्ति है और हम जान गए कि इसका पित्त बढ़ा हुआ है तो हम पित्त शामक अगर औषधियां उन पर चलाते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उसके जो है अब वो उतना क्रोधी नहीं रह जाता। या कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी काम करने वाले होते हैं, देखते हो बहुत जल्दी से काम करना चाहते हैं, बहुत तेजी में काम करना चाहते हैं, तो अगर उन चीजों पे थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों को उनके कंट्रोल किया जाए या कुछ ऐसी औषधियां उनको दी जाए तो वो धीरे धीरे उतना तेजी से फास्ट काम करना नहीं चाहते, तो अपना एक सामान्य जीवन आ जाता है उनका। तो ये जरूर ऐसा है कि जो ग्रह नक्षत्र है वो प्रभावी होते हैं और इनका असर जीवन पर पड़ता है। लेकिन सारे कर्म उन्हीं पर निर्धारित होते हैं, ये इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है। तो मुझे लगता है कि वो बुद्धि विवेक, अब वो तो एक बड़ी गहन विषय हो जाएगा। यद्यपि बात उस पर भी की जानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक गहन विषय हो जाएगा। शायद वो हमारे इस पॉडकास्ट के लिए उतना सूट न करे कि कैसे शरीर जो है वो कई कोशों से बना हुआ है। शंकराचार्य द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि में इसका उल्लेख है कि कैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, भावमय कोश और ओशो और बाकी लोगों ने भी इस पर कहा कि हाँ भाई कई कई जगह 7 बॉडीज, कई जगह 5 बॉडीज की अवधारणा है। तो जब इस तरीके की आप बातें कर रहे हैं, जब इस स्तर पर बातें कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि आपकी बुद्धि या आपके विवेक या इनके पीछे कोई ना कोई कारण है, कोई रीजन है। बिल्कुल ठीक है। जैसे मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि ये घटना क्यों घटित हुई। आप किसी जगह जा रहे थे, अचानक आपके मन में आए नहीं जाएंगे और आप नहीं गए और वहां पर कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो गई कि आपने कहा देखो हम नहीं गए। या एकदम आपका जाने का मन नहीं था, अचानक से किसी ने कहा चलो चलो चले गए और वहां कोई घटना हो गई। तो ये प्रेरणा कहां से आई? सब कुछ अटरैंडम हो रहा है, ये सोचना मुझे नहीं लगता कि उचित होगा। जरूर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें हैं जो कुछ चीजों को प्रभावित करती हैं। अगर हम उस स्तर पर पहुंच सकें, उस सूक्ष्म जगत तक पहुंच सकें, तो शायद हम उस प्रभाव को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं ईश्वर की अगर कोई निर्धारित चीज है तो हम उसको बदल देंगे, लेकिन मैंने अपने स्वयं के अनुभव में और स्वयं का जो मेरा अपना, मैंने जो लोगों के साथ जो मेरा अपना जुड़ाव रहा और जैसे लोगों की जो समस्याओं को देखने, सब चीजों को, जो चाहे वो ज्योतिष हो चाहे वो और चीज हो, तो मैंने देखा कि जब मैं सूक्ष्म जगत पर उस चीज पर काम करता हूं तो जरूर उसका कुछ न कुछ प्रभाव इस स्थूल, इस भौतिक जगत पर आता है और उस स्तर पर काम एक प्रभावी रूप से किया जा सकता है। और वो ग्रह नक्षत्रों की बात जो है वो कई चीजों से रिलेवेंट है। जैसे मैं तो कभी कभी इसको इस तरीके से भी जोड़ के देखता हूं कि 7 ग्रह बताए गए हैं मुख्यतः। जो 2 और ग्रह हैं राहु और केतु, वो छाया ग्रह माने गए हैं। उनको, उनका अस्तित्व छाया माना गया, उनको एकदम प्योर ग्रह की श्रेणी में नहीं रखते। और हमारे बॉडी में 7 ही चक्र हैं। हर चक्र का अपना एक कलर, अपनी एक ऊर्जा बताई गई है। शायद वो जो 7 ग्रह हैं उन 7 चक्रों को के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो समझाने की हो सकता बात की है और मैं उस पर शोध भी कर रहा हूं, मैं उसको लेके चल रहा हूं। मैंने काफी हद तक उस पर काफी चीजें समझी हैं कि जो 7 चक्र हैं बेसिकली ज्योतिष में ये भी महत्वपूर्ण है
अगर इनको हम ठीक कर ले जाएं तो हम अपने आने वाले समय में बहुत सारी चीजों में बदलाव कर ले जाते हैं। और इनको चेक किया जाए तो वो कई बार मैंने देखा है कि कुंडली या जो मैं ऑरा चेक कर लेता हूँ, या मैं आपके हस्तरेखाएं देख करके जो चीजें जानता हूँ, सामुद्रिक विज्ञान से जो चीज जानता हूँ, ऐसे भी नॉर्मली जो लोग चेक करने जानते हैं वो लोग आपको देख के बता सकते हैं कि आपका ये चक्र ठीक नहीं है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप हैं तो आपको देख के मैं बता सकता हूँ मणिपुर चक्र आपका उतना अच्छा नहीं है। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन अंदाजा मेरा है। अब आप अलग से जब हम बैठेंगे तो हम इस पर बात करेंगे, तो उसके जो लक्षण होंगे वो आपके अंदर होंगे। यदि मणिपुर चक्र गड़बड़ है तो जैसे पेट की कुछ ना कुछ समस्याएं रहेंगी, पेट के आसपास का हिस्सा जो है वो थोड़ा स्थूल हो जाएगा, वहां पर थोड़ा फैट जम सकता है, इस तरीके की चीजें। तो शायद आप इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ, तो ये क्या है, ये मुझे अंदाजा लगा, मैंने आपको बताया। तो ये मणिपुर चक्र जो है, अब इसी को हम ज्योतिष में किसी ग्रह से भी जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है। जैसे बृहस्पति ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह को बृहदनपति यानी कि जो विस्तार कारक है, तो जो अंग वृद्धि होती है, चाहे वो फैटी लिवर हो जाना हो, चाहे अंग में किसी तरीके की वृद्धि हो जाए, आंतों की जो प्रॉब्लम, ये सब चीजें, इनमें कहीं ना कहीं बृहस्पति का देखा गया है कि वो बृहस्पति यदि आपका इस तरीके का है तो वो आप में मोटापा आ जाना, ये सब चीजें ये बृहस्पति से आती हैं। जिनका चंद्रमा अच्छा नहीं है तो उनके साथ देखा गया, जिनका चंद्रमा अच्छा है उनकी बुद्धिजीविता और उसमें बौद्धिक कौशल में ये देखा गया है कि उनमें अंतर होता है। ठीक है। और जो कर्मों का निर्धारण आपने किया, तो यदि रोजमर्रा के कर्मों को हम थोड़ा सा पीछे रख लें, क्योंकि अब किसी भी साइंस को एकदम रोजमर्रा तक लाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम बड़ी चीजों की बात करें, जैसे जो बड़े अपराधी हैं उनकी बात करें, जो बड़े वैज्ञानिक हैं उनकी बात करें, बड़े साहित्यकार हैं, टॉपर्स हैं किसी क्षेत्र के, स्पेशलिस्ट हैं किसी क्षेत्र के, अगर उनकी हम कुंडलियों को देखें या उनके सामुद्रिक शास्त्र, हस्तरेखा, इन पर बात करें, तो मैंने कई बार देखा है, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव में, जो मेरे पास लोग आते हैं, तो मैंने देखा है कि हाँ, ज्योतिष जो है उन पर मोर देन 80% उनके साथ जुड़ता है और उन पर सटीक बैठता है। अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर मेरे पास आया तो मैंने जो चीजें उसके अंदर देखी वो ज्योतिष के अनुसार मैच करती हैं। कोई बहुत बड़ा अपराधी अगर है और उसको हम देखें तो मैच करती। कोई बहुत अच्छा गुरु या कोई बड़ा गुरु है तो उसके सामुद्रिक शास्त्र, उसकी जो अगर कुंडली उपलब्ध है तो कुंडली, अन्यथा जो बाकी चीजें हैं वो मैच करती हैं ज्योतिष के अनुसार। ये मैंने देखा। रोजमर्रा की बातें भाई उतनी मैं नहीं, अभी मैंने उतना शोध नहीं किया, लेकिन हाँ बड़े स्तर पर ये करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपने हमें बताई, और हमने उसमें से सुना, उसमें से एक बात जो मुझे लगी, जैसे आपने बताया ग्रहों का और जो चक्रों का लिंक, वो एक नई चीज़ थी जो हमें मालूम चली। एक चीज़ जो चक्रों से रिलेटेड मैंने पढ़ी है, थोड़ा सा भगवत गीता मैंने पढ़ी, तो उसमें था कि इन इंद्रियों पे, इन चक्रों पे जब हम कंट्रोल करते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करते हैं। ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के यूथ जो है, मेरे हिसाब से शायद वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा है उससे। तो स्पिरिचुअलिटी, पहले तो मैंने जाना तो स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि वो एक ऐसा नहीं कि हम उसको 4-5 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकें। और दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे हर चीज का एक ना एक रेमेडी होती है, एक ना एक उसका सोल्यूशन होता है, तो क्या कोई अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी ज्योतिष शास्त्र के थ्रू कर सकता है? क्या ये चीज? बिल्कुल भाई, जैसे मैंने आपको कहा कि मन पर ग्रहों का प्रभाव काफी ज्यादा है, और जो चक्र हैं आपके, ये आपकी बॉडी की हर तरीके की क्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। तो यदि हम आध्यात्मिक जर्नी की बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक जर्नी है क्या? अध्यात्म बेसिकली जुड़ा कहां से? तो अध्यात्म आपकी बुद्धि और मन से जुड़ा है। अध्यात्म में आप शुरुआत क्या करते हैं? ध्यान से करते हैं, योग, ध्यान, साधना, ये चीजें। तो अब जैसे योग शब्द है, यद्यपि अपने मूल स्वरूप में उसको नहीं लिया जा रहा, जो आज बात योग की हो रही है वो किसी हद तक एक तरीके का व्यायाम जैसा उसको रख लिया गया। जबकि वो योग व्यायाम का नाम नहीं है। व्यायाम के लिए हमारे यहाँ व्यायाम शब्द है, आप उसको योग क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल। आसन और योग भी एक चीज नहीं है। आसन है। आसन का उद्देश्य केवल इतना है कि आप किसी एक आसन को सिद्ध कर लेते हैं जिसमें आप ज्यादा देर बैठ सकते हैं।
और वो गुरु बताता था कि आप कौन सा आसन लगाएं जो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है वात प्रधान ज्यादा है, जैसे मैं अपने यहाँ जो तरीका अपनाता हूं, मैंने अपने स्वयं के ऊपर या अपने से जुड़े लोगों के ऊपर जो चीज अपनाई है, तो मैं उस व्यक्ति को पहले रीड करता हूं, कुछ दिन 8-10 बार में उसको रीड कर लेता हूं। अब चूंकि ऐसा तो है नहीं, आजकल कोई इतना समय तो देता नहीं कि वो गुरु के पास जाके महीने भर रुके, तो जब वो आता है हफ्ते में 2 दिन में 4 दिन में, तो मैं उसको 8-10 बार पहले ऐसे ही रीड करता हूँ कि बेसिकली है क्या, स्वभाव क्या है, क्या चीजें इसकी, या उसकी सही कुंडली है तो उस कुंडली को रीड करके जानता हूँ। फिर उसके बाद उसको मैं एक आसन भी उसको बताता हूँ कि इस आसन को तुम ज्यादा सिद्ध करो। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर वात प्रधान व्यक्ति है, थोड़ा चंचलता ज्यादा होती है उसमें, तो उसको पहले आसन सिद्ध करना आवश्यक है। किस आसन में वो बैठे कि वो वात संतुलित हो। तो हमारे यहाँ वज्रासन को वात संतुलन के लिए अच्छा बताया गया, ठीक है। जिसका मूलाधार सही नहीं चल रहा, जिसमें थोड़ा इस तरीके के विचार ज्यादा आते हैं जो वासनात्मक हैं या सब चीजें हैं, तो हम उसको सिद्धासन के बारे में पहले कहते हैं, उसको सिद्धासन सिद्ध करवाते हैं, उसको उसमें बैठाना शुरू करते हैं। जब वो चीज, जब वो एक लंबे समय तक उस आसन में बैठता है तो उसकी उस दोष में स्वतः बदलाव आ जाता है, वो स्वतः शांत हो जाता है, वो दोष कम हो जाता है। जब वो कम हो जाएगा तब वो उस तरीके का ध्यान इत्यादि लगाने की यदि आप उसको प्रेरित करेंगे तो वो लगा पाएगा, अचानक से नहीं लगा सकता। और ये गलत कर रहे हैं लोग जो अचानक से योग सिखाने लग रहे हैं। ये एक लंबी प्रक्रिया है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। एक तो एक हमारे अजीब से ट्रेंड चल गया है कि सभी लोग सभी एक ही चीज को स्वीकार कर लें, सब एक ही मंत्र जपने लगे, सब एक ही तरीके के आसन करने लगे, सबको कपालभाति करनी चाहिए क्या, सबको भस्त्रिका करनी चाहिए क्या। ये गलत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं उनको स्वतः पहले शोध करने की आवश्यकता है कि हम ये कर क्या रहे हैं। जैसे मैं बहुत समय तक, आप लोग जानते हैं आप कि जो है मैं बहुत समय तक समाज से दूर रहा और मैंने कभी किसी तरीके का इस तरीके कुछ नहीं किया और मैं अपनी अलग साधना इन सब चीजों में व्यस्त था। मैंने एक लंबे समय तक उस पर शोध करने के बाद फिर कुछ गुरु लोगों के आदेश से मैंने चीजें शुरू की हैं, तो कि भाई एक जो शोध है मेरा वो लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके, ऐसा इस वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो अब जो लोग कर रहे हैं क्या कि बस एक ही मंत्र किसी को भी दे रहे हैं, सबको कह दे रहे हैं कि आप ये जपने लगिए, एक तरीके का आसन सबको बताया जा रहा है। अब किसी को अगर मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या किसी को मस्तिष्क संबंधी कोई ऐसा मस्तिष्क ज्वर या इत्यादि कोई चीज रह चुकी है, पहले हो चुकी है, अब आप उसको कपालभाति करवा रहे हैं तो कहीं भी उसको नुकसान पहुंच सकता है। भस्त्रिका है, और पहली बात तो ये योग में है भी नहीं, ये तो हठ योग प्रदीपिका का विषय है। ये आपके शोधन जो षटकर्म बताए गए हैं 6 उनके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप वहां से निकाल करके ला रहे हैं और आप एकदम सामान्य लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं। ठीक है, उसको थोड़ी देर करने पर हो सकता है कि लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि श्वास प्रश्वास को बहुत तेजी से निकालने से थोड़ा सा जो क्या होता है कि दिमाग अलग इलाज, दिमाग को तो यहां तक कहा गया, जो वैज्ञानिक आजकल बात कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं भाई आप कुछ नहीं, किसी काम को उल्टा करने लगिए आप थोड़ी देर उल्टे चल के देखिए तो भी दिमाग अजीब सा महसूस करता है, तो वो अलग तरीके की एक्टिविटी में होने की वजह से शांत होने लगता है, क्योंकि दिमाग को थोड़ा, तो वही यहाँ पे भी हो रहा है। जो कपालभाति भस्त्रिका जो लोग करने लग रहे हैं थोड़ी देर के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन वापस अब वही चीजें वो एक बड़े उस पर आ रही हैं, अब उतना अच्छा नहीं लग रहा उनको, वो आराम नहीं लग रहा, क्योंकि बेसिकली वो चीज उनके लिए थी नहीं जो उनको करा दी गई। बिल्कुल, पहले हमको उसको चेक करना चाहिए, पहले उन पर शोध करना चाहिए कि हाँ ये जो ये करवाने जा रहे हैं उनको ये इन पर सूट करेगा कि नहीं करेगा। इवन दैट कि हमारे यहाँ मंत्रास भी जो है, मंत्र जो है उनको भी गुरु मंत्र एक अलग होता था। ये नहीं कि सब लोग एक ही मंत्र जपने लगे, यद्यपि उनसे कोई बहुत जो कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनको यदि आप सब लोग भी जपे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे कुछ औषधियां, कुछ आहार ऐसे हैं जिसको कोई भी खा ले तो कोई नुकसान नहीं। त्रिफला चूर्ण है, आंवला है तो औषधियां, लेकिन इनको आप खा रहे हैं तो अगर आप स्वस्थ हैं तो भी ठीक है, निरोगी अगर रोगी हैं तो भी ठीक है, और बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिनमें ये नुकसान करता हो, ठीक। तो लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी विशेष चीज की बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए विरेचन के लिए अगर किसी को कोई आयुर्वेद में कोई चीज दी जा रही है, इसी प्रकार ज्योतिष में अगर किसी विशेष
कोई प्रभावी मंत्र हैं, जो धार्मिक ऐसे मंत्र हैं जो कि विशेष असर रखते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र, या विशेष साधनाएं हैं, योगिनी साधना, भैरव तंत्र साधना, भैरवी साधना, अप्सराओं की भी साधनाएं होती हैं, उर्वशी का तो बकायदा मंदिर इत्यादि भी दक्षिण भारत में मैंने देखा। तो ये जो साधनाएं हैं ये स्पेशल हैं। इनको आप ऐसे अगर करने लगेंगे अचानक से साधारण रूप में, या सबको कह दिया जाए कि तुम ये मंत्र जपो, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, इसी को देख करके मैंने सोचा कि भाई मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि एक अजीब सी लोग आ गए हैं जो शायद ना तो साधक हैं, ना उनको कुछ आता है, ना कुछ जाता है, वो अपनी बात राग अलापने पे लगे हुए हैं। तो वो गलत कर रहे हैं। आप पहले खुद समझिए इस चीज को कि आप कर क्या रहे हैं, आपने क्या चीज बता रहे हैं और किसको बता रहे हैं। सर्व सामान्य के लिए हर चीज आप बता दे। आप त्रिपुर भैरवी साधना बता रहे हैं, आप तंत्र साधनाओं को एकदम बताते चले जा रहे हैं सामान्य रूप से, वो उनके लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे इनको करने लगे, मेरे तो जानकारी में एक सज्जन थे जिनके साथ इस तरीके की दुर्घटना हुई और बाद में पति पत्नी दोनों ही नहीं रहे। आपके इसी क्षेत्र की घटना है, वो मुझसे जुड़े भी रहे थे। तो मैं जब साधना में चला गया तो उससे मेरा कांटेक्ट उनका कम हट गया, तो किसी से जुड़े, उसने कुछ ऐसी चीजें बता दी इनको साधना के लिए जो सही नहीं थी, और बाद में उसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। तो ये पंडित जी जैसे आपने बताया मुझे, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं तंत्र साधना के बारे में, या जैसे भैरव साधना आपने बताई, उसी से जुड़ी एक चीज़ होती है कि जो मैंने देखा है कि आजकल बहुत ना पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, भूत प्रेत बेताल ना जाने, और पॉडकास्ट में हमने देखा है कि आमतौर पर कोई भी होते हैं वो हॉरर स्टोरीज बताना शुरू कर रहे हैं और लोग सुन रहे हैं बस इसीलिए। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये जो एंटिटीज, क्योंकि आजकल भाई डिजिटल का जमाना है, हमें जो पिक्चराइजेशन दिखाई जाती है, हमें लगता है कि भूत जो है वो ऐसे ही। अब हम लोग को बचपन में बताया जाता था कि सफेद साड़ी में कोई आएगी वो चुड़ैल होती है, या कोई आएगी उसके पैर उल्टे हैं तो वो चुड़ैल है। तो क्या हमारे जो शास्त्र हैं उनके अनुसार क्या भूत पिशाच या जो भी इनके प्रकार होते हैं ये ऐसे ही होते हैं, और क्या ये यही वही इम्पैक्ट डालते हैं कि कोई आया देखा बल्ब जला दे बुझा दिया, कोई डरा रहा है, या क्या होता, क्या मतलब उनकी रियलिटी क्या है? देखो, एग्जैक्ट रियलिटी तो मैं तब बता पाऊंगा जब मैंने उसको रियली में अनुभव किया हो। जो मैंने अभी तक जो बातें आपको बताई ये सब मैंने अपनी साधना में, और विगत जो मेरा लगभग 20 वर्षों का जो मेरा साधना क्रम रहा, जिसमें मैं समाज से भी दूर रहा और सारी चीज़ें रही, और मैंने बहुत समय से किसी भी तरीके का कोई मीडिया या इन सब चीज़ों को अपने तक नहीं आने दिया। यहाँ तक मैं खुद भी न्यूज़ मैगजीन, पेपर और इन सब चीज़ों से दूर रहा, टेलीविज़न से दूर रहा। तो जिन जगहों पे मैंने जब एकांत साधनाएं की हैं, तो वहाँ ये जरूर है कि हाँ, ये पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई और भी सत्ता है, मैं अकेला नहीं हूँ। अब उसका स्वरूप क्या है, शायद वो क्वांटम फिजिक्स उसको सही से समझा रही है कि शायद जो ऑब्जर्वर है उस पर डिपेंड करता है, जो दृष्टा है। और हमारे यहाँ पुरुष सूक्त में भी ये है इस चीज को कि जो दृष्टा है वो सहस्र आंखों से चीजों को देख रहा है, सहस्र पादों से चल रहा है, सहस्र करों से काम कर रहा है, और वो प्रकृति को अपने ऑरा में लिए हुए है। और ऑरा कितना है कि बस थोड़ा सा 10 अंगुल बड़ा है उससे, ऐसा पुरुष सूक्त में लिखा है। तो यहां पर ये जो बात आ रही है, जो क्वांटम फिजिक्स भी अब स्वीकार कर रहा है कि ऑब्जर्वर, तो मुझे लगता है कि वो जो ऑब्जर्वर है वही उस पर डिपेंड करता है कि वो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को, उस जीव को या उसके एग्जिस्टेंस को किस तरह महसूस कर लेता है या किस तरीके से देख लेता है। अब जब आपको एक फॉर्म में बता दिया गया कि ऐसा 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 है, तो शायद आप उस ऊर्जा को उसी स्वरूप में देख लें, ठीक है, यद्यपि हो सकता है उसका मूल स्वरूप वो ना हो। तो उसका मूल स्वरूप क्या है प्रेत का, पिशाच का, ये तो मैं नहीं जानता, ठीक है। जैसे योगिनियों का निर्धारित है, जब हम लोग योगिनी साधना करते हैं हम लोग, तो उस योगिनी का एक स्वरूप निर्धारित है। लेकिन हमारे यहाँ जो मूल है, ये जो आप जो ये चित्र इत्यादि देखते हैं, चाहे वो हो सकता है कुछ धार्मिक लोगों को लगे कि मैं धर्म की कुछ अलग बात कर रहा हूं, यद्यपि मैं धर्म विरोधी तो कभी सोच भी नहीं सकता स्वयं को, लेकिन हाँ, धर्म को मैं उस स्वरूप में लेता हूं जिस स्वरूप में वह मूल रूप में था। अगर बाद में उसमें मिलावट हुई है तो मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे लगता है कि ऐसा जो दूध मूल है वो आप बात करिए, दूध में अगर बहुत सारी मिलावटें हुई हैं तो वो कोई आवश्यक नहीं है,
और वो जरूरी नहीं कि वो मिलावट आपके लिए फायदेमंद ही हो। हम्म, तो जो धर्म में मिलावट हुई उनकी अगर बात हटा दी जाए हम्म, तो ये हमारे यहाँ योनि मानी गई है। हम्म, पिशाच योनि, प्रेत योनि, यक्षिणी, भैर, ये सारी योनियां हैं। हम्म, योनि का अर्थ जैसे हम मनुष्य योनि में हैं, हम्म, वो एक पशु योनि है, एक पादप योनि है, ये जो रखे हुए पेड़ पौधे। हम्म, तो ये जो चीजें हैं ये योनि है, यानी जैसे ये एक योनि है वैसे ही प्रेत पिशाच भी एक योनि है, यानी उनकी एग्जिस्टेंस है। हम्म, अब उनका स्वरूप कैसा होगा ये निर्धारित नहीं है। जैसे पादप योनि में बहुत सारे स्वरूप हैं, हम्म, कई तरीके के पौधे पेड़ देखते हैं आप। मनुष्य योनि में बहुत सारे स्वरूप हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ छोटे ही होते हैं, कुछ के चेहरे अजीब से, अफ्रीकी लोग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, जी, सऊदी अरेबिया के लोग अलग तरीके अलग के होते होते हैं, साइबेरियन लोग अलग तरीके के होते हैं, जो बहुत ठंडे प्रदेश है वहां के लोग अलग तरीके के होते हैं। वैसे ही ये भूत प्रेत पिशाच की भी योनि निर्धारित है, लेकिन इनके स्वरूप कैसे होते हैं ये कहीं कहीं वर्णित तो है, लेकिन एग्जैक्ट वैसे ही होते होंगे इस पे मुझे संदेह है। तो पंडित जी क्या ये जो यूनियां होती हैं ये क्या कभी मनुष्य योनि से मतलब इंटरेक्ट क्यों करती नहीं हैं? करेंगी भाई? भाई जैसे बाकी योनियां आपसे अट्रैक्ट होती हैं या डिस्ट्रैक्ट होती हैं, हम्म, या तो आपके प्रति आकर्षित होती है या आपसे वो आकर्षित नहीं होती, या तो आपसे भयभीत होती हैं। बहुत सारी योनियां हैं जो आपको देखते भाग जाती हैं। तो ये जो बोला जाता है कि दोपहर में मीठा खा के मत निकलिए, परफ्यूम डाल के मत निकलिए, क्या ये सब बातें मतलब मान्यता रखनी चाहिए? बिल्कुल क्यों नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखिए बात सीधी सी ये है कि हर जीव के आकर्षण की और वो कहाँ, उसका ध्यान कहाँ जाएगा हम्म, इसकी चीजें निर्धारित हैं। जैसे आप सर्प को ले लीजिए, हम्म, सर्प के कान नहीं होते, हम्म, विज्ञान ने प्रूफ किया, लेकिन हम उसको बीन बजा करके सम्मोहित करते हैं काफी सालों से। हाँ जी, अब उसके पीछे का रीजन नहीं समझ पे आता था लोगों को, लेकिन फिर बाद में उसका वैज्ञानिक बताया गया कि बेसिकली वो बीन बजाने का जो तरीका उसका होता है, उसको जो जिस तरीके से वो बीन को बजाता है तो उससे वो उसको एकाग्रचित कर लेता है पहले बीन के एक पॉइंट पर, वो सब चीजों पर वो किसी उसके बीन के आगे कुछ ऐसा बांधे रहते हैं वो लोग, पट्टा उत्ता टाइप का जो उसको कीड़े जैसा लगता है। वो जब उस पर एकाग्रचित हो जाता है तो उसको हिलाना शुरू करते हैं आगे पीछे, तो सांप उसको देख करके हिलता है तो हम कहते हैं देखिए सांप बीन की धुन पे नाच रहा है, ठीक है। लेकिन ये सांप की, ये सांप जीव की ये एक मूल प्रवृत्ति है ना, तभी ना हमने उसको उस तरीके से चीजें की। हम छिपकली को क्यों नहीं नचा लेते उस बीन पर? बिल्कुल, ठीक, तो वो सबकी अपनी अपनी मूल प्रवृत्तियां हैं, उनकी जानकारी जिन लोगों ने कर ली वो उसको उस तरीके से साध ले जाते हैं। उसीलिए कहते हैं उन्होंने प्रेत साध लिया, जिन्न साध लिया, जो भी चीजें हैं, तो वो अगर जानकारी हो जाएगी तो आप उसको साध सकते हैं। अब वो किस पर अट्रैक्ट होंगे किस पर नहीं होंगे ये आपको आना चाहिए। तो कुछ लोगों ने जानकारी जो दी है उसके आधार पर है कि भाई कुछ योनियां ऐसी हैं, कुछ शक्ति आत्मा स्वरूप में जो है जो, तो वो स्मेल पर आकर्षित हो जाती हैं। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे हम हनुमान पूजन करते हैं तो हम मानते हैं कि हाँ हनुमान चमेली के तेल पर हनुमान जो नाम की जो शक्ति है वो जल्दी आकर्षित होती है, या इस रंग पर ज्यादा होता है। दुर्गा जी को गुड़हल का फूल चढ़ाते हैं, शिव जी को श्वेत रंग की चीजें चढ़ाते हैं, चंदन इत्यादि जो ठंडी चीजें वो श्वेत जो उनको ज्यादा प्रिय है। तो शायद जो वो शिव रूपी जो तत्व है, जो शिव रूपी ऊर्जा है, वो शायद इन चीजों पे ज्यादा जल्दी आती है। अब उसको सामान्यकरण है, तो जैसे आप अगर आप तितली बुलाना चाहते हैं तो आपको कोई निमंत्रण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, आपको मक्खी बुलानी है तो उसके लिए भी कोई आमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छे अच्छे फूल लगा लीजिए अपने गार्डन में, तितली अब स्वयं आ जाएगी अपने आप, बिल्कुल, उसको आभास हो जाएगा चीजों का। वैसे ये शक्तियां हैं, ये जिस पर अट्रैक्ट होती हैं, अगर वो चीजें आपके घर में हैं, आपके पास हैं, आपके डेली यूज की चीजों में वो समाहित है, आपके रूटीन में वर्क में वो है, आपको आप जिस तरीके के कार्य करते हैं, जिस तरीके से आपकी जीवन शैली है, अगर वो उनको सूट कर रही तो आपके पास अपने आप आ जाएंगे। अगर नहीं सूट कर रही है या आपने उसमें चेंजिंग कर दी तो वो आपके पास से चले भी जाएंगे। आपके घर में अगर इस तरीके कोई माहौल है जहां पर वो ऐसी शक्तियां आ सकती हैं, आकर्षित होती हैं जिस जगहों के प्रति, और वो चीजें आपके घर में हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ वृक्षों का उल्लेख है कि भाई इमली का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब उसके पीछे वैज्ञानिक रीजन ये भी बताया जाता है कि उसमें कार्बन ज्यादा है, सब चीजें, लेकिन हमारे यहाँ तो पीपल भी मना किया गया लगाने के लिए, तो पीपल में तो कार्बन नहीं निकलता, तो उसके पीछे रीजन कुछ ना कुछ और है। जैसे कहते हैं कि इमली वृक्ष पे सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं उस पर वास करती हैं। तो यदि हम इमली का वृक्ष लगा रखें या हमारे आसपास में कहीं है, तो साधारण सी बात है कि वहां पर वो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं तो कभी ना कभी हमको इफेक्ट डाल सकती हैं, हमको प्रभावित कर सकती हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए। उसको बहुत डर या उसके साथ नहीं, हाँ उसको स्वीकार्यता इसी तरीके से होनी चाहिए जैसे हम बाकी जीवों की करते हैं। जैसे सर्प है तो है भाई, एक मतलब उसकी एग्जिस्टेंस है तो मानना चाहिए। हाँ सर्प है, लेकिन ऐसा कोई हुआ नहीं है कि नहीं सर्प है तो एकदम हर आदमी को काट ही लेगा। वो कुछ को आप अगर उसके कुछ ऐसा करेंगे तब वो काट सकता है, रिएक्शन करेगा। तो आप उससे प्रोटेक्ट अपने को क्या रखिए, उससे प्रोटेक्शन बना के रखिए। लेकिन आप उसको एग्जिस्ट माने ना या फिर उसको नष्ट ही करने तुल जाए, ये सही नहीं है, और ना आप नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान हुआ। पर्सनली मेरे अंदर जो क्वेश्चंस थे इन सब चीज़ों को लेके, एंड वी होप कि जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है उनको भी ये चीज़ बहुत पसंद आई होगी। एंड उम्मीद करते हैं कि अब आगे भी हमारे एपिसोड्स आते रहेंगे अलग अलग विषयों के बारे में, चाहे वो ज्ञान योग साधना हो, चाहे वो ये भूत प्रेत की योनियाँ हो। एंड वी होप आपको एपिसोड अच्छा लगा हो। तो अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा है तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें एंड इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, एंड हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि ये एक नया टॉपिक है जिसमें हम पॉडकास्ट लाए हैं। एंड अगर ऐसे ही आपको एपिसोड्स चाहिए तो मेक श्योर, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।